दोस्तों नमस्कार। सीडीपी के 100 वन लाइनर्स की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके बीच में हैं। हम वैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, जिससे पहले आपको प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर चलेंगी। वन लाइनर्स मतलब यहाँ पर एक लाइन में उसके प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको दिए जाएंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक तरह से रिवाइज कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते में 6 दिन आपको ब्रह्मास्त्र सेशन के अंतर्गत हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनालिसिस कराते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग भी एक्सप्लेन करते हैं। तो संडे के लिए आज के लिए आपको यह एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन है, जिसमें कि हमने जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं या जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सब के निचोड़ को निकाल कर आपको लगातार हम यहाँ पर ये वन लाइनर सेशन करा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार सभी लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के वीडियो का। और ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन को आप समझते हुए जाइएगा, रिवाइज करते हुए जाइएगा। हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा, तो वह आपके लिए एक नया होगा। उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसी टाइम पर, या जो आप पढ़े हुए हैं उसको आप रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 बजे आप लोगों को प्रतिदिन मेरी क्लासेस होती है यूट्यूब अनअकैडमी शिक्षा पर, और आपको ब्रह्मास्त्र सेशन चलता है। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको एक बेस्ट माहौल मिलता है, कंसंट्रेटेड माहौल मिलता है, जहाँ पर आप बेस्ट एडुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ने का मौका मिलता है। जितने भी यहाँ पे लर्नर्स आपको मौजूद होते हैं वो सभी कंसंट्रेटेड माहौल में रहते हैं। पोल सिस्टम में आंसर कर सकते हैं आप, टीचर से रेज हैंड करके बात कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स हैं जिससे कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के अंदर अनअकैडमी प्लस की सुविधा है। अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि आपको मिलता है। यहाँ पर अनअकैडमी ने अपना प्राइस ड्रॉप कर दिया है, 80% प्राइस ड्रॉप हो गया है। अगर आप सी टेट, स्टेट टेट की कैटेगरी से आते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेज में अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अनलिमिटेड मतलब सी टेट एंड स्टेट टेट के नाम से जितनी भी बैचेज आएंगे वो सब आपको, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। बस आपको DH लाइव रेफरल कोड लगाना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। रिसेंटली अनअकैडमी ने एक नई बैच शुरू की है सी टेट 2022 की 16 मार्च से। इसमें हमारे सभी साथी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आप उनके साथ जाके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और भी रीट की या अलग अलग एग्ज़ाम्स की बैचेज आती रहती हैं, सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल जो आपके काम के लायक हो सकता है वो है शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स का। इसमें आपको DSSB, सुपर टेट, KBS, NVS, APS इत्यादि एग्ज़ाम्स आते हैं। दोस्तों, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के पैकेज में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका भी सब्सक्रिप्शन कम रेट में ही है। DH लाइव इसके अंदर भी आपको रेफरल कोड है। इसके अंदर भी लगातार रिलेटेड एग्जाम्स के बैचेज आते हैं। KBS PRT की बात करते हैं, उसकी बैच निकली है 9 मार्च से। इसमें भी मेरे साथी एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और भी लगातार DSSB, सुपर टेट की बैचेज आते रहती है। तो अल्टीमेटली आपका अनलॉक कोड या रेफरल कोड DH लाइव ही हुआ, जो कि आपको सी टेट एंड स्टेट टेट के लिए और DSSB के लिए काम करेगा। और भी जितने भी अनअकैडमी पर कैटेगरी हैं उन सब पर आपको ये रेफरल कोड काम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके दोस्त, भाई, बहन, चाहने वाले कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैंक कर रहा है, कोई रेलवे कर रहा है, होता ही है सबके परिवार में, सब टीचर ही तो नहीं बनते, या कोई IT कर रहा है कोई, और अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप घर बैठे बेस्ट इंडिया के एडुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो आप यही करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग आप उनको बोलेंगे डाउनलोड करने के लिए, और वो प्रॉपर कैटेगरी चूज़ करेंगे, वो जिस कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद वह DH लाइव यही रेफरल कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। इससे क्या होगा कि उनको उस कैटेगरी के जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं उसका उनको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो सी टेट एंड स्टेट टेट की बात करते हैं तो इसके लिए आपको 67 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम चार्जेज है। शिक्षक भर्ती वाले में 203 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें उनके हिसाब से आपको मिल जाएगा। राइट, तो सब लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि सब लोग रेडी हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कई लोगों ने, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, आप सब लोग लाइक कर दीजिए। और अब जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इसमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ
पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और जो भी मैं आपको वन लाइनर्स करा रहा हूँ उसमें पूरी तन्मयता से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन और हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम इस मिक्सअप में करवाएंगे, ठीक है? राइट एवरीबॉडी। बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू कब होती है? तो जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है। अब ये देखिए, यह एक क्वेश्चन है जो आपको सीटेट में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, एमपीटेट में भी पूछा गया और सारे स्टेटेट में पूछे गया कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब आरंभ होती है। आपको ऑप्शन दे देता है जन्म से पूर्व, या इसी को गर्भावस्था भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन दे देता है आपको जन्म के बाद, तीसरा दे देता है 2 वर्ष से, चौथा दे देता है 10 वर्ष, ऐसे कुछ। तो वही चीज़ों को हमने बस निचोड़ निकाला है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म के पूर्व या गर्भावस्था से। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है? विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए, इस पर कंफ्यूजन होता है, इस पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। सामान्य रूप से जब भी पूछेगा तो हम 5 नहीं 4 बोलेंगे, और जो प्याजे के हिसाब से विकास की अवस्थाएं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गर्भावस्था को भी जोड़ लेते हैं तो वह 5 हो जाता है। कई बार हरलॉक ने, जॉन्स ने अलग अलग अवस्थाएं बताई है, तो उनके हिसाब से होगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि किन के हिसाब से पूछा जा रहा है। वातावरण में वो सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसका है? तो दोस्तों, यह परिभाषा वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ही यह बात कही थी कि हम जब जीवन आरंभ करते हैं उस समय से जो जो चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं वो सभी बाह्य तत्व वातावरण में आ जाते हैं, ठीक है? ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा वन लाइनर है वो ये है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा? तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन था BN झा का। मतलब किसी भी व्यक्ति की जो जन्मजात विशेषता है, जन्म के साथ ही जो अलग अलग विशेषताएं किसी व्यक्ति में आती है, उसका पूर्ण योग जो है वही है आपका वंशानुक्रम। ये BN झा का कथन है। अगला है, वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? जिन जो होते हैं वो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दे देगा क्रोमोसोम, DNA, ऐसे। लेकिन वंशानुक्रम का जो मेन निर्धारक होता है वो जिन ही होता है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है और विकास को स्पष्ट इकाई में मापा जा सकता है? तो ये जो सेंटेंस है ना कि विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, और गुणात्मक चीज़ों को हम कभी भी स्पष्ट रूप से माप नहीं सकते हैं। क्वालिटी की चीज़ों को आप नहीं बोल सकते हैं कि आपके अंदर एकदम एग्जैक्टली कि आप 2 लीटर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, नहीं। क्वांटिटी बोल सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है या 7 इंच। लेकिन क्वालिटी जो आपके अंदर है ना, क्वांटिटी को बोल सकते हैं, क्वालिटी जो है आपके अंदर उसको आप गिन नहीं सकते हैं, उसको आप स्पष्ट इकाई में, यूनिट में नहीं बता सकते। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? यह इसमें भी आपको पता है, अलग अलग लोगों के अलग मत हैं। जिन प्याजे के अनुसार से यह 0 से 2 वर्ष तक होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने जन्म से 5 साल तक बताया है, ठीक है? फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको, तो आपको लिखा रहेगा कि किस संदर्भ में पूछा गया है, ठीक है? आगे चलते हैं। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी बालक की बुद्धि तीव्र होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बुद्धि। जो इंटेलिजेंसी है इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डेवलपमेंट। तो इंटेलिजेंसी अगर किसी का ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा।
तो विकास सामान्य से तीव्र होगा अगर किसी बालक की बुद्धि तीव्र होगी तो। इसके बाद विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हम सभी लोग जानते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है? कहते हैं कि बाल्यावस्था खत्म होते होते किसी भी बालक के मस्तिष्क का विकास उसके संपूर्ण विकास का 90% तक हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास उसके संपूर्ण विकास का 90% तक हो जाता है। अगला, अंतर्दर्शन विधि में किस पर बल दिया जाता है? अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर का दर्शन करना, अपने अंदर देखना। इसमें स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है, खुद के अध्ययन पर बल दिया जाता है अंतर्दर्शन विधि पर। ठीक है, नेक्स्ट, बस समझते जाना है आपको हर एक पॉइंट। देखिए, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह किसका कथन है? कॉलेज-सनिक का कथन है। तो कॉलेज-सनिक ने किस बात पे जोर दिया? कोई भी बच्चा है उसको इंटरेस्टिंग, आनंददायक मतलब इंटरेस्टिंग जो सरल कहानियां हैं, है ना, उन सरल कहानियों से उनको पढ़ाइए और उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करिए, तो जिससे कि बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा हासिल करेगा और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख पाएगा। अगला देखिए, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा? विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने कहा, उन्होंने मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसका, उससे जुड़ी हुई जो व्यवहार है उसका विश्लेषण किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बेसिक नेचर है उसको समझने की कोशिश उन्होंने की है। नेक्स्ट, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय किस चीज से होता है? हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। समझे बात? तो जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास में या विकास के विषय में हम चिंतन करते हैं तो वहां पर हमारा मतलब होता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी मैच्योरिटी क्या है ना, और उसके पास कितना पावर है शक्ति ग्रहण करने से। उसके बाद देखिए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? इमोशनल डेवलपमेंट। हम सभी के अंदर इमोशन है, कूट कूट के भरे हुए। तो इमोशनल डेवलपमेंट में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है ना, फास्ट परिवर्तन होता है? तो एक किशोरावस्था होती है 12 से 18 साल, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें कोई भी प्रकार के इमोशन जल्दी आते हैं, उत्तेजनाएं जल्दी आती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे होते हैं, जिस वजह से जो बच्चा होता है वह काफ़ी फास्ट जो है तीव्र परिवर्तन करता है। तो संवेगात्मक विकास में इसी अवस्था में, किशोरावस्था में ही तीव्र परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास क्या है, अलग हैं, नहीं है, ऐसे कुछ। तो जो ऑप्शन होगा एक दूसरे के पूरक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पूरक मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में विकास के अंदर ही वृद्धि भी आती है, तो जुड़े हुए हैं। और ऐसे भी आप जानते हैं कि वृद्धि जो होती है वो शारीरिक विकास की बात करता है और जो विकास है वो अलग अलग प्रकार के विकास की बात करता है, बाकी सारे विकास की बात करता है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या है? उत्तेजना। अब देखिए ये कैसे दोस्तों, मैं ना वन लाइनर को भी समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि मारते गए, टिक मारते गए, भागते गए या पढ़ते गए लाइन, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मकसद समझना ही है। ठीक है, तो मैं इसको भी समझा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को बता रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन बने। सिर्फ कहने के लिए 100 क्वेश्चन पूरे कर लेना हमारा काम नहीं होगा।
क्योंकि जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं आपको हर चीज़ों को मजबूती से समझना पड़ेगा, इसलिए मैं समझा समझा के आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। कैसे है ये भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जिन व्यक्तियों का अपने उत्तेजना पे जैसा कंट्रोल होता है उसका चारित्रिक विकास वैसा होता है। अब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिन लोगों को अपने उत्तेजनाओं पर, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं है, उसका चरित्र खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? जैसे कि आपको सामने देखकर, मान लीजिए सामने कोई आ रहा है या आ रही है, आपको अच्छा लगा, है ना, आपके दिमाग में कुछ फीलिंग्स आई, तो भी आप उस चीज़ को वहाँ पर एक सामाजिक और व्यवहारिक परिपक्वता को दिखाते हुए आप अपने नेचर को अच्छा रखेंगे, है ना। आप अपने मन में आए किसी अच्छे बुरे विचार को इग्नोर करेंगे। किसी नकारात्मक, सबके मन में, मेरे मन में नहीं आती, आपके मन में नहीं आती, सबके मन में सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें आती हैं। लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं वह अपनी उत्तेजनाओं को उसी समय पर नियंत्रण करते हैं या उन चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं, तो चारित्रिक विकास उनका अच्छा होता है। और जो उन उत्तेजनाओं को बहने देते हैं उनका चारित्रिक विकास खराब हो जाता है। तो इसलिए चारित्रिक विकास का प्रतीक है कि आप उत्तेजना को कितना नियंत्रण में रखते हैं। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि बोलते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालक को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें और छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो ये जो है आपका, ये मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य होगा, है ना। अध्यापक का, शिक्षक का मानसिक विकास के लिए कार्य होगा। अगला देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वाटसन ने कहा है कि जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 3 संवेग होता है, भय, क्रोध और स्नेह। ये वाटसन का कहना है कि उनके अंदर 3 संवेग होता है, भय, क्रोध और स्नेह। अगला देखिए, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? शारीरिक विकास की समस्याएं, उस समय पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। समायोजन की समस्याएं हैं, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता है। काम और संवेगात्मक समस्याएं, काम मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम और संवेगात्मक मतलब इमोशनल प्रॉब्लम, ये सब उस समय पर आती है क्योंकि एकाएक कुछ परिवर्तन होते हैं बच्चों में जिनसे कि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है। शैशवावस्था क्या है? वही जन्म से 5 साल। बेसिकली यहाँ पर आपको क्यों अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो वन लाइनर हैं ये किसी क्वेश्चन से लिए गए हैं, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, तो यहाँ पर तो पूरे सारी चीज़ नहीं लिखी हुई है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसलिए ये जो कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको दिया रहेगा रियल एग्जाम में कि किसके संदर्भ में, किसके, जैसे जॉन्स के अनुसार पूछा है कि प्याजे के अनुसार पूछा है, आपको बताया जाएगा, तब आप उस हिसाब से हम बताएंगे। तो नॉर्मली शैशवावस्था 0 to 5 होती है या 0 to 2 होती है, जैसा जिनके हिसाब से पूछा जाएगा उनके हिसाब से बोलेंगे। शिशु का विकास गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। अभी देखिए, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया, वहां पे क्या लिखा था? जन्म से पूर्व। तो कई बार क्या क्वेश्चन होता है कि गर्भकाल आपको ऑप्शन में नहीं रहता है, जन्म से पूर्व ऑप्शन रहता है, तो हम वहां पर जन्म से पूर्व लगा देते हैं। यहां पर वही क्वेश्चन का ऑप्शन गर्भकाल रहता है, तो यहां पे जन्म से पूर्व ऑप्शन नहीं रहेगा आपको, तो यहां गर्भकाल लगा देंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितनी होनी चाहिए? बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, 8 आवर्स। कोई भी बच्चा अगर बाल्यावस्था में है उनको 8 घंटे सोना चाहिए। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु क्या है? मतलब बालिकाएं कब अपने हाईएस्ट लंबाई पर पहुंच जाती है? तो 16 साल। और बेसिकली देखिए 12 से 18 साल है और आप जानते हैं कि 18 साल में बच्चे एडल्ट हो जाते हैं। तो और लड़कियों का विकास 2 साल पहले होता है, ये भी बात आप जानते होंगे किसी भी मामले में।
परिपक्वता के मामले में लड़कियां 2 साल आगे रहती हैं, तो 16 साल में ही लड़कियां पूरी तरीके से डेवलप हो जाती हैं। तो लंबाई ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़कियां 16 साल में ही डेवलप हो जाती हैं और लड़के 18 साल में होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह क्या है? अब देखिए, वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है, दिया है, तो समझ रहे हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली इसका मतलब एक ही निकलता है। ये क्वेश्चन ना आपको सेंटेंस में फंसाता है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये दोनों इसको हम कैसे समझेंगे? वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही नहीं हैं जो प्रेरित नहीं करते हैं। मतलब एक्चुअल में ये दोनों ही प्रेरित करते हैं, इसलिए ये दोनों ही नहीं होंगे उसमें। अगर बात आएगी कि कौन कौन प्रेरित नहीं करता है, तो ये दोनों ही उसके अंदर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आएंगे कि कौन सा प्रेरित करता है। तो ये पूछने का तरीका हुआ। यहाँ पे आपको हेरिडिटी इन्वायरमेंट आपको पता है, ये नहीं जानना चाह रहा था क्वेश्चन। ये जानना चाह रहा था कि अभी शब्दों के नहीं और नहीं के ट्विस्ट को समझ पाते हैं कि नहीं। अगला, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? शैशवावस्था में जो बालक प्रेम की भावना है वह काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। बच्चे की जो प्रेम की भावना है काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो फ्रायड ने यह बात बोला था कि शैशवावस्था जो होता है ना, इसमें बच्चों की काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है जब बच्चे को अपने माँ से ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए इसको भी काम प्रवृत्ति पर आधारित बोला गया था। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल क्या निर्धारित किया है? तो किशोरावस्था का काल बेसिकली सबने 12 से 18 ही निर्धारित किया है। इसमें ज़्यादा मतभेद नहीं था, कुछ लोगों ने 12 से 20 भी बोले थे, जॉन्स ने। तो एक्चुअल में देखिए, ये लोग क्या निर्धारित करेंगे? आप भी जानते हैं कि 18 से 20 साल तक मैच्योरिटी आती है, और ऐसा भी नहीं है कि 18 साल के रातों रात एकदम मैच्योरिटी आ गई, 19 में नहीं आई, 20 में। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो एक एवरेज प्रोसेस है। तो सबने लगभग 12 से 18 साल बोला है, जो करेक्ट है। आजकल तो जल्दी ही आ जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? मानसिक विकास। तो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास ज़्यादा होता है। मानसिक विकास बच्चों का 12 साल तक लगभग 90% हो जाता है, जिस वजह से यहाँ का वो यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे माइंड उड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन रहता है, लेकिन वो उतना हाईलाइटेड नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत हद तक स्टेबल हो गया रहता है। बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो किशोरावस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी समय पर बहुत सारे चेंजेज होते हैं और हर चीज़ों से बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है? 6 से 12 साल या 7 से 12 साल, जो भी आपके प्रश्न में दिया रहे वही समय होता है उत्तर बाल्यावस्था का। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में हर बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, बाद में चल के फिर शर्मीला हो जाए, लेकिन इस उम्र में हर बच्चा खेलने की अवस्था बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। बच्चे अपने जो है दोस्तों के बीच, समवयस्क समूहों के बीच रहता है। तो अंतर्मुखी वाली बात अभी है नहीं। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ड, तो इस समय पर लगभग बच्चा एक्सट्रोवर्ट रहता है। और बोलते भी हैं लोग कि भाई बच्चा अगर क्या कहते हैं, चरफड़ है, चालाक, मतलब बदमाशी करता है, नटखट है, तो अच्छा है, इस उम्र में बोलते भी। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन संवेगों में ही होता है। उसी को कंट्रोल करने की हम बात भी करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, विकासवाद के समर्थक कौन है? डीके एवं बुश, गाल्टन या डार्विन? तो विकासवाद के समर्थक डीके एवं बुश, गाल्टन एवं डार्विन ये हैं। विकास का तात्पर्य किस चीज से है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, वह विकास है। आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ, आज भी मान लीजिए आज आपने एक कक्षा की, इससे आपने कुछ सीखा, आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो आप इस पर्टिकुलर चीज में मैच्योर हुए। ऐसे ही जब भी आपके अंदर विकास होगा तो आप कुछ न कुछ परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। एज ऑफ पॉवर्टी क्या कहलाता है? पूर्ण किशोरावस्था। कोई भी बच्चा जब पूरी तरीके से, ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, कोई भी बच्चा जब पूर्ण किशोरावस्था में आता है तो उसको एज ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। क्या वह कंप्लीटली जो है किशोरावस्था में आ गया है या कंप्लीट कर लिया है किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। जो किसी व्यक्ति का स्वाभाविक विकास होता है, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट जो होता है, सहज विकास जो होता है, वो अभिवृद्धि होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको सीडीपी नहीं सिखाऊंगा तो आपको नहीं आएगा सीडीपी, लेकिन मैं कितना भी रोकता रह जाऊंगा आपकी हाइट रुकेगी, जितना बढ़ना है उतना बढ़ेगी। आपका नाक जितना लंबा होना था, मैं कितना भी इसको दबा कर रखूंगा या इस पर आपको बताऊंगा नहीं या इस पर काम नहीं करूंगा, वो खुद ब खुद बढ़ेगी। तो ये स्वाभाविक विकास। बहुत तो बोल सकते हैं सर पोषण से तो प्रभावित होती है, हाँ होती है, लेकिन एक्चुअल में वह एक नेचुरल प्रोसेस है ना। आप नहीं बोल सकते हैं कि अरे डॉक्टर साहब मेरा नाक को ना इतना बड़ा, ठीक है आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी से सब संभव है, लेकिन जो सहज बात है, आप ये नहीं बोल सकते मेरा कान को यहाँ डाल दो। ऐसा कर सकते हैं क्या डॉक्टर? नहीं। अपने आँख को यहाँ डाल दो, नहीं। तो कुछ चीज़ें स्वाभाविक रूप से विकास होती है, या कान आपका कितना बड़ा होगा, ये सब ऑटोमेटिक होती है। देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व। मतलब अलग अलग क्वेश्चन से वन लाइनर लिए गए हैं, तो कहीं कहीं पे आपको सिमिलरिटीज भी लगेगी, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। ये अलग क्वेश्चन है। मतलब ये आप मान के चलिए कि ये जन्म से पूर्व या गर्भावस्था बोल के मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको करवा दिया, तो एक्चुअल में ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो अब देख रहे हैं एक ही चीज कैसे अलग अलग क्वेश्चन से बनते हैं। मतलब एक ही पॉइंट है, अलग अलग क्वेश्चन उससे बन जाता है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत जन्म के पूर्व हो जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? अगर आपके अंदर विकास है तो आपके अंदर नवीन विशेषताएं, नई विशेषताएं और नई क्वालिटी प्रकट होंगी। यह कथन हरलॉक का है। यह कथन हरलॉक का है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बोले कोई भी 0 to 5 बोले, 0 to 2 बोले, जो बोले, होती तो यही 3 है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद देखिए, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक भिन्नताएं होती हैं। क्या मानना है? विकास के स्वरूपों में व्यापक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में आता है? तो यह विचार जो है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में आता है। क्यों? क्योंकि स्किनर ने, आपको पता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पर इन्होंने बोला भी है, और विकास के जो स्वरूप हैं उसमें व्यापक भिन्नताएं आती है। कोई भी 2 इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी भी 2 इंसान का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। अगला देखिए, मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के जनक कौन थे? फ्रायड। फ्रायड मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के जनक थे। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसे बना दूंगा, वैसा ही, यह कथन वाटसन ने बोला। वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में ये क्वेश्चन बताया, थ्योरी में भी बताया, ऑब्जेक्टिव में भी बताया। तो मुझे एक बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहोगे मैं वैसा ही बना दूंगा, यह कथन वाटसन का कहना है। अगला देखिए, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 अवस्थाएं क्या होती हैं। मुझे लगता है कि कई बार हमने इस चीज़ को पढ़ाया भी है, कई बार इस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो जो 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन एंड अचेतन। तो चेतन अवस्था सिर्फ और सिर्फ 1/10 होता है, अचेतन अवस्था 9/10 होता है, और जो अर्धचेतन है, अचेतन अवस्था जो है ये 9/10 होता है, 9/10। चेतन 1/10 होता है, ये होता है 0-0। अर्धचेतन मतलब, हमें हमेशा बोलता हूँ, जो हमारे तरफ बोलते हैं ना कि बात पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अभी तुरंत भूल गए, मतलब वो जो चीज़ें ऑनगोइंग चलते रहती है वो अर्धचेतन में रहता है। लेकिन जो आपके दिमाग में है वो बस बहुत कम रहता है। लेकिन आपके अचेतन अवस्था में बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि दिल में बहुत कुछ दबी हुई है, जिस दिन निकलेगी, जिस दिन वो चेतन में आएगी, उस दिन बवाल होगा। तो वही है, सिगमंड फ्रायड ने यही बात बोला। वही सिगमंड फ्रायड ने मन को, है ना, इड, ईगो और सुपर ईगो की संरचना में भी बांटा है। तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारी व्यक्तित्व है, हमारा सोच है, वो 3 अवस्था में आता है। इड सबसे नीचे है, जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरा आता है ईगो, जिसमें हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, मतलब बैलेंस रहते हैं। सुपर ईगो में मतलब हम बहुत ही आध्यात्मिक और अंतर्दृष्टि और दार्शनिक के हिसाब से सोचते हैं। किसने कहा कि केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। मैं अपने थ्योरी में हमेशा ये पढ़ाता हूँ, मृत्यु और जीवन, ये जो होती है ये फ्रायड का विचार है। इसके अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन मृत्यु और जीवन जो है ये 2 मूल प्रवृत्ति है, ये बात फ्रायड ने कहा है। रुचि मूल प्रवृत्ति एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वस्थ हो। तो हमारी आपकी जो इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, मूल प्रवृत्ति है, एवं जो हमारा स्वाभाविक संवेग है, उसका स्वस्थ विकास हो सकता है ना, यदि जिस वातावरण में हम रहते हैं अगर वो वातावरण स्वस्थ हो तो। इसके बाद देखिए, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है किसमें? समस्त प्राणियों में पाई जाती है मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता किसमें पाई जाती है? समस्त प्राणियों में। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। ओके, तो नेचुरल होती है, जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है वो नेचुरल होती है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या बोलते हैं? तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि बोलते हैं। अभिवृद्धि मतलब जो हमारा ग्रोथ है उस वो बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बोला भी था। विकास से अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ीतंत्र, ग्रंथि, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशीय निर्दिष्ट व्यवहार करने लगता है। यह कथन ग्रीन का है। बड़ा इंटरेस्टिंग कथन है कि जिसमें श्वास, नाड़ीतंत्र, ग्रंथि, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध, इन सभी का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और वह बच्चा जो है वो पेशीय निर्दिष्ट व्यवहार करने लगता है। यह कथन ग्रीन का है। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। आप सभी लोग जानते होंगे, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट मैंने पूछा था। व्यक्ति विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? यह कथन हार्लोक का है। अभी तुरंत मैंने करवाया था। तो एक क्वेश्चन मल्टीपल, जो आपको मल्टीपल बार दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल बार आपको करवाए गए हैं या मल्टीपल बार आपको एग्जाम में आए हैं, तभी वह आपको मल्टीपल बार आपके सामने में आ रहे हैं। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शैशवावस्था
कि जितने भी आप विशेषताओं की बात करते हैं उसके अंतर्गत में जो इंसान की मूल प्रवृत्ति होती है वही उसके अंदर बस रहता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, हमेशा ये तीव्र रहती है और बहुत ही फास्ट गति से होती है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था का समय क्या है? तो बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 साल। किसके अनुसार से है ये कथन आपको? यह कथन आपको बेसिकली जॉन्स के अनुसार से है, और अलग अलग लोग भी इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? कि इस उम्र में सामूहिकता की भावना रहती है ना, ग्रुपिंग की भावना रहती है लोगों में। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट होते हैं लोग। बाल्यावस्था में बालक कैसा होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप ग्रुप प्ले के हिसाब से होना चाहिए, रचनात्मक कार्य के हिसाब से होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, ये मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराए हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत पर आधारित है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इन सब पर आधारित है। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? हरलॉक का है। बायोलॉजिकल जो हमारे रूल्स हैं उसी के हिसाब से हमारी अभिवृद्धि, अभिवृद्धि बोला तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ये आपको आधा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। ग्रीन का स्टेटमेंट आपको यहीं पे पिछले वाले स्लाइड में मैंने कहीं पर आपको बताया था, है ना, कहीं पे तो ग्रीन का स्टेटमेंट, हाँ ये वाला, कि ये जो संवेग शरीर की जटिल अवस्था है, ये रिलेशन है ग्रीन से। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कॉन्टेक्स्ट अधूरा है। अब इसके बाद देखिए, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार रॉस का है। तो रॉस ने क्या बोला कि जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो हमारी बाहरी चीज है जो हमको प्रभावित करती है। बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को जाता है। क्यों जाता है आपको पता है? क्योंकि ये वर्ड उन्होंने दिया था। ये वर्ड उन्होंने दिया था। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय बच्चा जन्म लेता है और यह वह अवस्था है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। घर बनाते हैं तो पहले जमीन बनता है, जमीन से ही नींव शुरू करते हैं। कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत हमारा आगे का सब कुछ होगा। तो उसका कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जब भी हम जमीन की बात करते हैं तो वह आपका मजबूत होगा तो ऊपर भी मजबूत होगा। तो शैशवावस्था अगर मजबूत होगी तो आपके ऊपर की अवस्थाएं भी मजबूत होंगी और आप बेटर करेंगे। अगला देखिए, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, ठीक है। जैसे जैसे किसी बच्चे की आयु का विकास होता है, एज का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम सूझबूझ की ओर चलता है। सीखने का क्रम सूझबूझ की ओर चलता है। तो आपका जो कितना आप सूझबूझ से काम कर रहे हैं वो आपके एज के साथ भी डेवलप होती है, और क्योंकि हर चीज़ें छोटी एज में नहीं आ सकती है, ठीक है। विकास संख्यात्मक होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है ना। क्वेश्चन को छोटा करके आपको बताया गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि विकास जो है वो संख्यात्मक होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होता है। विकास विकास क्वालिटी वाला होता है, गुणात्मक होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास एक बड़ा पक्ष है, उसके अंदर ही एक छोटा सी चीज होता है वृद्धि। क्योंकि होता है ना, घर का एक बेटा जो कुछ चीज़ों में अलग हो गया तो वो अलग टाइप का हो जाता है, वैसे ही विकास का वृद्धि है।
उसके अंदर कुछ अलग अलग क्वालिटी के कारण वह अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन है वो उसका अंग है, तो वृद्धि विकास को प्रभावित करेगा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह क्या है? वह है 14 साल। अब ये 14 साल आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूर्ण विकास कब हो जाता है, तो आपको दिया गया था बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था कब कंप्लीट होता है? 12 साल। आप समझ गए ना? यहाँ पर इस क्वेश्चन में 12 साल ऑप्शन में नहीं होगा, या बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं होगा, 14 साल ऑप्शन में होगा नियरेस्ट। या तो 7 साल 6 साल होगा, या तो 20 साल होगा और 14 साल होगा। तो 14 नियरेस्ट हुआ, इसलिए ये करेक्ट हुआ। क्या तुकबंदी है? 14 नियरेस्ट हुआ इसलिए करेक्ट हुआ। वाह वाह वाह। तो इसलिए ये करेक्ट हुआ। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण है। अब देखिए, आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भी आत्मनिरीक्षण मैंने लिखा है। इससे पहले एक और वर्ड मैंने बताया था। तो आत्मनिरीक्षण विधि जो है, ये स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना होता है। विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए, प्रयोगात्मक विधि में किस चीज का सामना नहीं करना पड़ता है? प्रयोगात्मक विधि में समस्या का चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम है उसका चुनाव नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास समस्या पहले से रहती है और प्रयोग में आपको उसका समाधान निकालना पड़ता है। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह क्या है? जैविक और सामाजिक। यहाँ पर जैविक से तात्पर्य आपकी शारीरिक विकास से है, हेरिडिटी से जो चीज़ें आती है, और सामाजिक विकास से तात्पर्य आपका बेसिकली एनवायरनमेंट इत्यादि से है। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है कैसे? संवेगों से। अरे मोटिवेशन कैसे आती है? उत्तेजना से। उत्तेजना कैसे आएगी? संवेग से। सब संवेग का ही खेला है। आपको कोई अच्छा लगता है, संवेग के कारण। कोई बुरा लगता है, संवेग के कारण। कुछ करने का मन करता है, संवेग के कारण। कुछ नहीं करने का मन करता है, वो भी संवेग के कारण। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है किस विधि में? तो विभेदात्मक विधि में। इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करने का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्यों? जीव कोष के कारण। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो अलग अलग जायगोट का निर्माण होता है उसमें अलग अलग क्रोमोजोम्स के मार्फत अलग अलग जीन के से आने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से अलग अलग रंग की संतान होती है। ये क्वेश्चन आपको जो है, मतलब इसको ऑमिट कर दीजिए, क्योंकि इसका ऑप्शंस जो है, क्योंकि क्वेश्चन जो लिया गया है ना, किसी क्वेश्चन से कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है, तो कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे क्लियर नहीं है तो वहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। ये देखिए, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक क्या नहीं है? यहाँ पे दिया है परिपक्वता। ये भी आपको जो है डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं पर आपको कोई चीज़ किसी संदर्भ में सत्य है, किसी संदर्भ में सत्य नहीं है। सही और गलत कुछ नहीं होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, एक ही चीज़ आज सही हो जाएगा, कल वही चीज़ गलत हो जाएगा। तो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या सही होगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाल विकास को प्रेरित करने वाला क्या घटक नहीं हो सकता है? परिपक्वता। ये क्यों लिखा है? क्योंकि शारीरिक रूप से आप देखिए बढ़ जाते हैं। आप भी 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, यही कुछ उम्र होगी आपकी। 30 साल होगी, 32 साल होगी, 35 साल होगी अधिक से अधिक। आपके कोई दोस्त है वो भी उसी उम्र के हैं, दोनों ही शारीरिक रूप से एक ही तरह से परिपक्व हैं। 25 साल के हैं तो दोनों एक ही तरह से शरीर उम्र है, उतना ही जीवन आप जिए हैं, लेकिन सबका दोनों का डेवलपमेंट एक तरह से मोटिवेटेड नहीं है ना। बाकी डेवलपमेंट, कोई 25 साल में कोई कंपनी का सीईओ बन जाता है, कोई 25 साल में तैयारी करना शुरू ही करता है, करते रहता है किसी एग्जाम की। तो परिपक्वता पर निर्भर करता है। वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं आपको ऑप्शन में दिया रहता है, तो हवा, प्रकाश, जल। तो और भी जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से आपको ये चूज करना है। हवा, प्रकाश, जल जो है वो वातावरण के अंतर्गत आते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये क्लास? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि ये 100 वन लाइनर्स आपको पसंद आए। और देखिए, मेरा हर जगह पे कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को समझ कर करना है। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अब 100 वन लाइनर्स कराइए, तो 100 वन लाइनर्स आपके बीच में है।
और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसको डिस्कस करने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए। झूठ मूठ का पढ़ के 15 मिनट में ख़त्म करने का नहीं किया, हर चीज़ों को अच्छे से डेप्थ में बताने की कोशिश की। हाँ, जहाँ मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ वहाँ पर मैं आपको आज 100 क्वेश्चन कराया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, और घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम बोलिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दीपक हिमांशु साइनिंग ऑफ। बाय बाय, जय हिंद।